देखो, तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट्स की, उसमें कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ये स्टिक्योमेट्री की बात कर रहे थे। ये सब क्वेश्चंस हमने कल आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी के आगे बात करते हैं। देखो, देखो जैसे ये है, एनसीईआरटी वाले मैंने क्वेश्चंस आपको कल लगवाए थे बहुत सारे, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। मास वॉल्यूम के रिलेशन वाले भी क्वेश्चन लगाए थे। आखिरी क्वेश्चन जो लगवाया था आपको वो ये वाला था, हाइड्रोजन और अमोनिया वाला, HCl वाला है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन आर नीडेड, ये लगाया था। तब इसी के आगे देखो, what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce completely 8.5 gram of copper oxide into copper। देखो क्या कह रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है। देखो, कॉपर ऑक्साइड पे हमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है और इस रिएक्शन से कॉपर को हमें रिड्यूस कर देना है, ये बना देना है। ठीक, कह रहे इतने ग्राम कॉपर है, 8.5 ग्राम। अब 8.5 ग्राम कॉपर को हमें रिड्यूस करना है, तो हमको कितनी हाइड्रोजन चाहिए ये फाइंड करना है। एक बात, अब ये हाइड्रोजन आएगी कहां से? कह रहे हैं ये हाइड्रोजन आएगी इस रिएक्शन से, जिंक प्लस H2SO4। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना हो लैब में, ये हाइड्रोजन का लैब मेथड है। ठीक है, हाइड्रोजन का लैब मेथड। ठीक, देखो तो कितना जिंक हमें चाहिए होगा, तो कितना जिंक लें कि हाइड्रोजन बने, फिर वो हाइड्रोजन यहाँ पर आए और इसको रिड्यूस कर दे। तो हमें एक्चुअली में क्वेश्चन में तो सिर्फ जिंक पूछा है, व्हाट वेट ऑफ जिंक। लेकिन जिंक तब निकलेगा जब हाइड्रोजन पता चाहिए। भाई जितनी हाइड्रोजन चाहिए यहाँ, उतना यहाँ जिंक चाहिए, उसी हिसाब से ऐसे कैलकुलेट होगा। देखो ऐसे कि कॉपर ऑक्साइड है, अगर तुम रिएक्शन को देखो, बैलेंसिंग को देखो, बैलेंस रिएक्शन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले लिखो कितनी हाइड्रोजन चाहिए वहां पर। एक CuO को रिड्यूस करने के लिए एक H2 चाहिए, है ना। ऐसे लिखो, फॉर इधर CuO के रिडक्शन के लिए हमें कितनी चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए। ठीक, ये हमें चाहिए 1 मोल। इसको निकाल लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और ऑक्सीजन का 60, इसको ऐड कर दो तो 79.5। ठीक, तो इसके मोल हो गए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल के लिए इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए,
तो फिर 8.5 अपॉन 79.5 मोल। अगर CO का रिडक्शन कराना है तो हमें कितना चाहिए? 8.5 79.5 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी। ये हो गया। तो ये तो हमें पता चल गई हाइड्रोजन हमें कितनी चाहिए। ठीक, हमें लेकिन निकालना है जिंक कितना खर्च होगा। हमें निकालना है जिंक कितना खर्च होगा। कोई बात नहीं, अब जिंक देखो यहां से निकालेंगे, इस दूसरे वाली इक्वेशन से हम जिंक कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये पता कर ले हमें हाइड्रोजन कितनी चाहिए, इतनी। अब इतनी हाइड्रोजन कितने जिंक से पैदा होगी, जनरेट होगी, ये और पता करना है। सिंपल सा काम है। देखो भाई 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होती है, कितने से पैदा हो रही है? 1 मोल जिंक से बाई 1 मोल जिंक से। तो इतने मोल कितने से प्रोड्यूस होगी? 8.5 अपॉन 79.5 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, इतने ही से 8.5 अपॉन 79.5 मोल जिंक। लेकिन जिंक का हमें मास निकालना है, हमें मोल नहीं निकालने। तो इस मोल को बदल दो अब काहे में, मास में। और मास में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका एटॉमिक वेट। तो जिंक का एटॉमिक वेट कितना? 65। ये इसका क्या है? एटॉमिक वेट कितना है? 65। बस अब सॉल्व कर लो, जितना आ जाए इतने ग्राम आंसर। कुछ समझे या नहीं समझे? इतना आएगा। देख लो एक बारी, नहीं समझ ये आ जाएगा तुम्हारा 6.95 ग्राम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत सिंपल होते हैं, इन क्वेश्चन में कोई बहुत टफ नहीं होते, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, देखो ये वाला तो बहुत बढ़िया है ये भी। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक कुएं का पानी है, कितना? इतना लीटर कुएं में पानी है। अब पानी में क्या होता है, कुएं के पानी में हार्डनेस होती है। पानी में क्या होता है, पानी में हार्डनेस होती है। और ये हार्डनेस जो है आपसे कह रहे हैं इसको हमें रिमूव करना है। हार्डनेस काय की है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन। ये आयन हम फार्मूले सब बता चुके हैं पहले। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हार्डनेस है पानी की। कह रहे हैं इस कैल्शियम हार्डनेस को हमें रिमूव करना है। देखो कैल्शियम हार्ड की जो ये हार्डनेस है बाइकार्बोनेट की,
इसको रिमूव करने के लिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो ये हार्डनेस इसकी क्या होती, खत्म हो जाती पानी की। ऐसे ही किया जाता है। तो हार्डनेस खत्म करने के लिए, ये हार्डनेस है ध्यान रखो, और इसको खत्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो पानी है कुएं में 60,000 लीटर पानी है, ठीक, और क्या कह रहे हैं, एक 100 लीटर में कितनी हार्डनेस है, इतनी, माने ये कितना है देखो, 16.2 ग्राम हार्डनेस है इन 100 लीटर्स में, और दिया कितना है ये 60,000, तो 60,000 में कितनी हो गई, 100 लीटर में इतनी है ना, 100 लीटर में हार्डनेस, ये लीटर इतने नहीं है, तो आप पहले तो ये पता करो कुल कितनी हार्डनेस है भाई। 100 लीटर में, इन 100 लीटर हार्डनेस कितनी है, 16.2 ग्राम है, इसलिए 60,000 में कितनी हो गई, इतने लीटर में हार्डनेस, तो 16.2 इंटू इतने, ये हो गया ना कैंसिल, इतने ग्राम हार्डनेस है, ये हार्डनेस माने इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी में, कुएं के पानी में। पहली बात तो ये आ गई। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, इतने ग्राम आ गया हमारे पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना, इतने ग्राम है, आपसे कह रहे हैं इतने ग्राम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये कितने ग्राम चाहिए है, ये बता, बस। अब सिंपल, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर से देखो ये ना, इसको सॉल्व कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा इतने ग्राम। देखो फिर से देखो, इक्वेशन फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, देखो कितना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 9720 ग्राम हार्डनेस है, इसको रिमूव करने के लिए कितना चाहिए, तो पहले इसको मोल में बदल लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, किसका, इसका, एक कैल्शियम है, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक, और अंदर सबके जोड़ दो, कितने, अंदर जितना है उसको 2 टाइम कर देना, ठीक है, अंदर जितना है उसको क्या करिए, 2 टाइम कर दीजिए। तो देखो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, कार्बन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, 16 होता है ना हाइड्रोजन का, तो 96 हो जाएगा, इसको सबको जोड़ दो, देखो 162 आ गया। तो मोल कितने हो गए, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इतने मोल हो गए, बस। अब सिंपल है, देखो तो कुछ बचा ही नहीं, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ एक लिखा है, यहाँ एक लिखा है बैलेंस इक्वेशन में, तो 1 मोल हार्डनेस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको खत्म करने के लिए हमें कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो इसलिए इतने के लिए कितना चाहिए, बस सीधे सीधे कितना हो गया, 9720 अपॉन 162 ही चाहिए, इतने मोल। अब हमें चूंकि ग्राम में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कैल्शियम का 40, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, और ये 2 है ना 74, तो अब कितना आ गया, इसलिए सीधे सीधे इसको 9720 162 इंटू 74 ग्राम, देखो ये आएगा आंसर, ठीक। अब जितना आ जाए ये, इसको कर लो, इतना ग्राम में आएगा, ग्राम में बहुत ज्यादा आएगा तो किलो में कन्वर्ट कर लेना,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4440 ग्राम, या कह लो 4.44 किलोग्राम, जिसमें भी दिया हो ऑप्शन। देखो तो ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1.84 ग्राम मिक्सचर है, किस किस का है? कैल्शियम कार्बोनेट माने CuCO3 एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। क्या कर रहे हैं? अपॉन हीटिंग ये क्या दे रहे हैं? गेव 0.96 ग्राम रेजिड्यू बनना है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। एटॉमिक वेट सबके दिए होते हैं, मैं लिखता नहीं हूं, मैं सीधे वही निकाल के लिख देता हूं, है ना। सोल्यूशन देखो, एटॉमिक वेट सबके दिए रहते हैं क्वेश्चन में, जो बहुत कॉमन होते हैं उनके नहीं देते। कैल्शियम का 40 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बताइए देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं CaCO3 प्लस MgCO3 का एक मिक्सचर है। कितना है? वन 1.84 ग्राम। कौन कितना है पता नहीं, मान लो इसको, मान लो लेट x ग्राम है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस x ग्राम। भाई मिक्सचर में x इसे मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा 1.84 माइनस x ग्राम। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं। कहे ये रहे हैं कि इस मिक्सचर को गर्म करो पहले। ठीक, कर दिया गर्म। गर्म करने से क्या होगा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट है और MgCO3 है, दोनों को गर्म कर दो। कोई भी कार्बोनेट है, गर्म करने पर CO2 निकालेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कह रहे रेजिड्यू बनना है। क्या बनना है? रेजिड्यू माने बचा हुआ क्या है? CO2 तो देखो उड़ गई होगी, गैस है, तो रेजिड्यू में क्या होगा? ये बचा प्लस ये बचा, ये दो चीजें बची। आपसे पूछ रहे हैं बताओ परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये कितने परसेंट है इस मिक्सचर में, ये कितने परसेंट है। 1.84 में ये कितना है, ये कितना है। तो पहले तो ये निकाल लो ये कितने कितने ग्राम है, फिर उसको परसेंटेज में बदल लो। भाई इतने में इतना तो 100 में कितना, तो पहले में ये निकालना पड़ेगा ये है कितने 1.84 में। चलो पहले इनके देखो कैसे करेंगे ध्यान से। रिएक्शन हमें रेजिड्यू दिया हुआ है कि रेजिड्यू कितना बनना है, ये बनना है 0.96 ग्राम। ठीक है, ये बनना है मिक्सचर। देखो जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, इसका जोड़ दो भाई। 40 प्लस कार्बन का 12 और ये 48, तो ये तो आ जाएगा 100। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मैग्नीशियम का 24 प्लस 12 प्लस 48, ये आ जाएगा तुम्हारा 84। ठीक, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो इधर। 40 प्लस 16 56, और ये हो गया 24 प्लस 16 40, ये। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट को देखो ध्यान से क्या करें।
पहले इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखना, इससे पता करो ये बन कितना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1 मोल लो तो ये कितना बनना है, 1 मोल, है ना। ग्राम में बदल लो इसे तो ग्राम में भी बदल सकते हो। देखो यहाँ ये ग्राम में दिया है, ध्यान से देखना पड़ा। तो मोल कितना हो गया, मोल हो गया वेट अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। इसके मोल निकालो, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो जरा आप सॉल्व करो, 1 मोल से इतना मोल बनना है, इसका मतलब x बाई 100 अगर मोल है हमारे पास, यही है, तो इससे कितना बनेगा, x बाई 100 मोल ही बनेगा। इसको वेट में बदल लो, वेट में बदलने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम तो ये आ गया। अब दूसरे वाली इक्वेशन को देखो, कि आपको समझाने के लिए इतना लिखते हैं, वरना ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब ओरली होते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ही होता है बस। देखो यहाँ भी क्या है, 1 मोल से 1 मोल बनना है, तो हमारे मोल कितने थे, 1.84 माइनस x बाई 100, सॉरी 100 नहीं, इसका तो मॉलिक्यूलर वेट 84 था ना। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, MgCO3 का 84 है ना। तो याद देखो मोल कितने हैं MgCO3 के ऊपर, देखो ये इतने मोल है ना, 1.84 माइनस x बाई 84। तो देखो इतने मोल से कितना बनेगा, अरे जब 1 से 1 तो इतने से इतना ही बनेगा, इतने मोल ना। अब इसको बदल लो काय में, ग्राम में। तो ग्राम में कैसे बदलेगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो MgO के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि कितना आया था 40। तो दोनों के ग्राम आ गए, देखो ये इतना ग्राम ये इतना ग्राम। तो कैल्शियम ऑक्साइड इतने ग्राम बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इतने ग्राम बनना है, और दोनों का ग्राम कितना बनना है, देखो दोनों का मिक्सचर ही तो रेजिड्यू कहला रहा है, यानी इतना ग्राम। तो अब देखो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 56x अपॉन 100 प्लस ये कितना है 1.84 माइनस x बाई 84 इंटू 40, इतना दोनों का मिला के कितना 0.96 है, इतने ग्राम मिक्सचर। अब इस इक्वेशन से हमारा x सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व भी कर लोगे, x तो सॉल्व कर लोगे, अब वो भी करके थोड़ी बताना होगा भाई। तो x को सॉल्व करोगे 1 ग्राम आ जाएगा, 1 ग्राम। ठीक, क्या क्या था हमारे पास, फिर से देखो कैल्शियम कार्बोनेट था प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट था, इसको हमने x माना था यानी 1 ग्राम हो गया। ये हमारा था 1.84 माइनस ये, तो ये हो गया 1.84 माइनस 1 यानी ये 0.84 ग्राम हो गया इसमें। बस अब परसेंटेज निकालना है, तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा, देखो भाई 1.84 ग्राम मिक्सचर था, उसके अंदर कितना था 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा 1 बाई 1.84, और परसेंटेज का मतलब 100 में कितना होगा ये निकाल लो बस। तो यानी ये हो गया 100 बाई 1.84, डिवाइड कर लो परसेंटेज आ जाएगा, ये आ गया 54.35%। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो वैसे तुम यहाँ से 100 में से सीधे माइनस कर दो, इसे दूसरे की निकालने की जरूरत थोड़ी ना, दोनों का मिक्सचर तो 100% है, सीधे इसको माइनस कर दो 45.65%। ये 2 आंसर है। ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया ये बताओ।
अरे समझे? कैलकुलेशन होती है बस, इसमें और कुछ होता नहीं है इस चैप्टर में, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं होता है ये। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला बल्कि ज्यादा बढ़िया पहले वाले से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1.20 ग्राम ऑफ एन impure sample of sodium chloride on treatment with excess of silver nitrate solution gave 2.4 gram of silver chloride precipitate. Calculate percentage purity of sample. देखो क्या कह रहे हैं, NaCl का कोई सैंपल है और उस सैंपल की हमने रिएक्शन AgNO3 से करा दी है, तो इन दोनों की रिएक्शन होके AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया होगा प्लस NaNO3 बन गया होगा। सीधे सीधे रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, दो सॉल्ट में इधर उधर एक्सचेंज हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली। ठीक, तो अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये सैंपल है, देखो सैंपल का मतलब प्योर नहीं है, ये कैसा है, इम्प्योर सैंपल है। अब ध्यान रखो एक बात, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखिए, इम्प्योरिटी होती है रिएक्शन में, बात सही है, लेकिन रिएक्शन जो होती है हमेशा प्योर चीज करती है, ये ध्यान रखना है ना। ओनली प्योर substance will react, impurity don't. impurity रिएक्शन नहीं करेगी, ये तुम्हें ध्यान रखना। तो इस सैंपल में जब AgNO3 डाला तो तुम्हारा ये 2.4 ग्राम AgCl बन गया। ठीक, चलो देखते हैं भाई, इसको पहले, इसको तो मोल में बदल लो। इसका मोल हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट तो धीरे धीरे तुम्हें याद भी हो जाएगा। सिल्वर का होता है 108 एटॉमिक वेट और 35.5, ये हो गया 143.5। ठीक, इतने ग्राम, तो इससे डिवाइड कर दो तो इसके मोल आ गए। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, हम इसको मोल में मत बदल देना। क्यों? इस मिक्सचर में तो NaCl भी है प्लस इम्प्योरिटी भी है, हमें क्या पता कितनी इम्प्योरिटी है कि पता चले, इसको मोल बदल दो। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता ही है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। Na का कितना 23, सोडियम का 23 हो गया, इसका 35, तो 58.5 होता है। अब देखो जरा, जितना भी AgCl बना होगा वो सिर्फ प्योर से ही बना होगा, इम्प्योर से नहीं बना होगा, बस ये कंसेप्ट हमें ध्यान लगाना। तो देखो जरा इन रिएक्शंस को देखो, रिएक्शन में जो लिखा है प्योर से लिखा है। 1 मोल AgCl इज प्रेसिपिटेटेड या फॉर्म बनेगा किससे, 1 मोल प्योर NaCl से बनना है।
और बना कितना है, बना है हमारा इतना, तो इतने मोल कितने से बना होगा, तो इतने मोल बना होगा इतने से ही, इतने मोल प्योर NaCl। अब इस प्योर NaCl को तुम क्या करो, वेट में बदल लो। वेट में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इतने ग्राम प्योर NaCl आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये 0.978 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब देखो, अब ये पता चल गया कि इतने मिक्सचर में इतना प्योर रहा होगा, उसी ने रिएक्शन करा है, नहीं है। तो अब बस परसेंटेज निकालना है कि बता NaCl में कितना परसेंटेज प्योर, इतना आ गया, तो परसेंटेज प्योरिटी कहते हैं सर, परसेंटेज प्योरिटी देखो भाई, 1.20 ग्राम इम्प्योर में हैज कितना है, 0.978 ग्राम प्योर, तो इसलिए 100 में कितना हुआ, डिवाइड कर दो 978 बाई, ये नीचे आ जाएगा, इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। बस सॉल्व कर लो, जितना आ जाए आ जाएगा 81.5%। ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया? देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन होते हैं। ये वाला हम पढ़ा जरूर रहे ये वाला पार्ट, लेकिन अगर जब क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम देखोगे ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सोल्यूशन वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं, है ना। वो पार्ट हमारा सोल्यूशन वाला ज्यादा है, और सबसे ज्यादा आते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन, तो उसमें भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट एक जनरल चैप्टर है जो बहुत जगह लगेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। देखो एक बुक अभी हम ग्रुप में आज शेयर करेंगे, क्वेश्चंस भी आप वो वाले सॉल्व करना उससे, मोल कॉन्सेप्ट के। बस ये चैप्टर खत्म है, अगले टर्म से अगला शुरू करेंगे चैप्टर। सोल्यूशन वाला पार्ट इसमें नहीं पढ़ाएंगे, तो चैप्टर है ही तुम्हारे सिलेबस में, सोल्यूशन वही पढ़ा देंगे। और गैस वाले जो क्वेश्चन होते हो गैस स्टेट में पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ क्यों दिमाग लगाएं। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। What volume of air at NTP contain 21% of oxygen by volume is required to completely burn इतने ग्राम सल्फर कंटेनिंग इतने इनकम्बस्टिबल मैटर। कह रहे सल्फर को हमें जलाना है, सल्फर को जलाओगे, जलाने का मतलब हमने कहा था ऑक्सीडेशन, तो ये जल के ये बन जाएगी, है ना। कह रहे सल्फर का एक सैंपल है, सल्फर का क्या है, सैंपल है, उसको हमें जलाना। किससे जलाना है, ऑक्सीजन से। वो ऑक्सीजन किस में है, एयर में है।
एयर में कितनी है, 21% है ये एनटीपी पर। तो कह रहे हैं कितनी एयर चाहिए होगी बताओ इसको जलाने के लिए। भाई एयर में जनरली 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो एनटीपी पर सॉल्व करो इसे, देखो ठीक है। देखो कितनी है, 1000 ग्राम सल्फर। 1000 ग्राम सल्फर को जलाने के लिए कितनी एयर चाहिए है, और इस 1000 ग्राम में 4% ऐसा मटेरियल है जो जलता नहीं है। 4% ऐसा मटेरियल है जो जलता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो 1000 ग्राम सल्फर का सैंपल है, इसमें 4% ऐसा है जो इनकम्बस्टिबल है। इनकम्बस्टिबल का मतलब वो जलता नहीं है, तो जलती सिर्फ इसका मतलब वो इम्प्योरिटी है। इसका मतलब ये क्या है, 4% ऐसी इम्प्योरिटी है जो जलती नहीं है। तो 1000 ग्राम का 4% निकाल दो तुम, जितना बचा उतना ही जलेगा। 1000 ग्राम सल्फर का सैंपल है, उसमें 4% जलता नहीं है जो भी चीज है। तो इसका मतलब इसमें कितना हुआ, 96% सल्फर हुआ 1000 ग्राम में। तो 1000 ग्राम का 96% कितना हुआ भाई, 960 हो गया ना। तो सीधे सीधे इतने ग्राम सल्फर है, इसका मतलब 960 ग्राम सल्फर है, ठीक। तो सीधे सीधे दिख रहा है जितना भी सल्फर सैंपल है उसमें 4% जलता नहीं है, इसका मतलब 4% इम्प्योरिटी है। तो फिर प्योर सल्फर कितना हुआ, 96% बचा। 1000 का भाई 100 का 96 होता है, तो 1000 कितना हुआ, 960। तो 960 ग्राम सल्फर हो गया प्योर। इतना रिएक्शन करेगा। इसको बदल लो मोल में, तो इसके मोल कितने हो गए, मोल हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। 30 आ गया ना, ये आ गया तुम्हारा 30 ग्राम, 30 मोल, ठीक। इतना समझ गए। अब रिएक्शन को देखो, अब यहां से चलते हैं, फिर से रिएक्शन लिखते हैं। क्या कह रहा है, अब यहां पे हमारा हो गया कि 30 मोल सल्फर है। अब ये आपसे पूछ रहा है बताओ इसको जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कितनी हवा चाहिए हमें, ये पूछ रहा है। देखो 1 से 1 चाहिए, 1 मोल से 1 मोल चाहिए। तो 30 मोल से इसलिए कितनी चाहिए होगी, 30 ही मोल चाहिए होगी भाई। 1 मोल से 1 मोल, तो 30 मोल से कितनी चाहिए, 30 मोल O2 चाहिए, है। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इतना समझ गए नहीं समझ गए, ग्राम में नहीं पूछा बेटा, क्वेश्चन को समझो। ये कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कितना वॉल्यूम चाहिए, लीटर्स में निकालना है, ठीक है। O2 थोड़े निकालना है, हवा निकालनी है, हवा। ये तो 30 मोल ऑक्सीजन आ गई, अब हवा निकालनी है, वो भी एनटीपी पर निकालनी है। देखो अब इसको पहले बदलो लीटर्स में। अब हम लोग जानते हैं 1 मोल बराबर क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। 1 मोल में इतने लीटर ही तो होता है, तो इतने मोल इक्वल्स टू कितना हो गया, अरे इतने मोल इक्वल टू इतना लीटर ऑक्सीजन हो गई। यानी हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो आपसे कह रहा है कि इन एयर O2 कितनी है, 21% है। इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि 21 लीटर ऑक्सीजन होगी कितने में, 100 लीटर हवा में। बात समझ में आ रहा है, इतने परसेंट का मतलब क्या है, बाय वॉल्यूम, कि 21 लीटर 100 लीटर में है। तो 21 लीटर ऑक्सीजन 100 में है, तो
इतनी लीटर के लिए हमें कितनी चाहिए होगी, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन कितने में होगी, ये हो गया 100/70, 21 लीटर हवा में। तो फिर इतने लीटर 30 × 22.4 लीटर कितना हो गया, 100 × 30 × 22.4 डिवाइडेड बाई 21, इतने लीटर ऑफ एयर। ये इतनी हवा चाहिए हमें, उतने में इतनी ऑक्सीजन हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, ये सोचोगे एक ही दिन में सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, नहीं करोगे सोचोगे 2-4 क्वेश्चन से सीख जाए तो कुछ होने वाला है। इतने लीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं, देखो कह रहे हवा है, उस हवा में जनरली इतने % ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन से हमें सल्फर को जलाना था। कितनी सल्फर को, इतने सल्फर को, लेकिन ये सल्फर भी प्योर नहीं है, इसमें 4% इम्प्योरिटी है। तो पहले पता करो एक्चुअल सल्फर कितनी है भाई। 4% जब इम्प्योरिटी हो गई तो इसका मतलब 96% प्योर हो गया ये। तो 1000 का 96% कितना हुआ, 960। इसका ना 960 ग्राम सल्फर हमारी प्योर है। इसको मोल में बदल लिया, मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का 32, इतने मोल आ गया प्योर सल्फर। अब एक सल्फर एक ऑक्सीजन से जलती है, तो फिर 30 मोल ऑक्सीजन से जलेंगी। इस मोल को बदल लो लीटर में, 1 मोल होता है 8 NTP पर, हम लोग शुरू में भी कह चुके हैं, इतने लीटर। तो 30 मोल इतने लीटर, इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए हमें इतने मोल सल्फर को जलाने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं कि इतनी मोल ऑक्सीजन जो कि जलाने के लिए चाहिए, ये कितनी हवा में मौजूद है, इसके लिए कितनी हवा चाहिए भाई। हवा में 21% है ऑक्सीजन, तो 21% का मतलब है 21 लीटर है 100 लीटर में, तो 1 लीटर में इतनी हो गई। तो इतनी ऑक्सीजन कितने लीटर में होगी, कितने लीटर हवा में, इतने लीटर हवा में। यही हमारा आंसर है। बताओ समझे या नहीं समझे। सर 100 में 21 है ना, 100 लीटर में 21। 100 लीटर में भाई परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 में उतना ना। 21% मतलब है 21 100 में, तो तुम लीटर में ही निकालोगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। अरे क्या कर रहे भाई ओम जी। देखो नेक्स्ट देखो, calculate the volume of oxygen at NTP that would be required to convert 5.2 liter of carbon monoxide to carbon dioxide। चलो ये आप बताइए, आसान है। कह रहे कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है ना। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे कितना वॉल्यूम इसका चाहिए होगा एट NTP पर निकालना है, 5.2 लीटर CO को बदलना है CO को। ये क्वेश्चन होगा। बोलो भाई।
बोलो। हुआ नहीं हुआ, देखो क्या कह रहे हैं, समझो। अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पहले देखो, आपसे पूछ रहा है कितना O2 चाहिए होगा। देखो क्वेश्चन को देखो, फॉर, यहाँ देखो, फॉर 2 लीटर, अगर 2 मोल है हमारा CO, तो हमारी कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे इस लीटर को बदल लो मोल में पहले, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो फिलहाल हम मोल में बदल देते हैं, तुम्हें आसान भाई। 22.4 अगर लीटर है तो कितना होता है? 1 मोल होता है, नहीं होता है? तो इसलिए 5.2 लीटर होगा तो कितना मोल होगा? 5.2 अपॉन 22.4 मोल होगा। तो 2 मोल अगर CO है तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो 5.2 अपॉन 22.4 मोल अगर हमारी CO होगी तो कितनी चाहिए होगी? अरे देखो 2 से 1 चाहिए, तो 1 से कितनी चाहिए? 1/2। तो फिर इतने से कितनी चाहिए? इतनी, इतना चाहिए, इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन तुमसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ, तो इस मोल को कायम बदल लो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो भाई। हमने आपको शुरू में ये भी बताया था, मोल इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना। यहाँ पर भी तो देखो यही किया है, मोल इक्वल्स टू क्या? वॉल्यूम कितना है? 5.2 और अपॉन 22.4, देखो सीधे ही। तो अब उल्टा अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल इंटू 22.4। तो मोल तुम्हें दिए हुए हैं कितने? 5.2 अपॉन 2 इंटू 22.4। तो इससे 22.4 से और मल्टीप्लाई कर दो, इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सिंपल है, ये कैंसिल हो गया। तो 2.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। समझे या नहीं समझे? अरे समझे? तो समझ में नहीं रहा लग रहा है, आवाज भी नहीं निकल रही तुम लोगों की। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये खुद करना आप। What volume of oxygen at STP, NTP, STP हमने कहा था एक ही मान के चलना, is required to effect complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene and what would be the
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। ये तुम्हारे लिए होमवर्क। दो आंसर आएंगे, मैं आंसर्स लिख दे रहा हूं, मैच करना है। एक आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब, एक आएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैंने ग्रुप में देखो बुकलेट शेयर कर दी है, उस सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। एक जो है हमने बुकलेट शेयर करी है, उसमें सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करो। और वो जो तुम्हारा चैप्टर बुक है ना, वही एररलेस वाली, उसमें स्टीकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। सर ग्रुप में से रिमूव कर दिए हैं। ग्रुप में रिमूव कर दिए, अभी मैसेज करो हमको व्हाट्सएप पे, भी हम ऐड कर देंगे। मैसेज किए थे सर आपको। अरे हमने सबको कर दिया भाई। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमपाल। अभी दोबारा करो, अभी हम कर देंगे तुरंत हाथ के। ओके सर। तो वो वाले क्वेश्चन सब लगाओ सारे, देखो सिर्फ प्रैक्टिस है इसमें और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ाई क्या रहे हैं, प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, ठीक है नहीं? ठीक। अब देखो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और बताना। ग्रुप हमने इसलिए बंद कर दिया, उसमें फालतू में लोग सब ज्वाइन कर लिए, पढ़ता कोई है नहीं, तो अननेसेसरी में ग्रुप में क्यों यूज करें। दूसरा ग्रुप में बच्चे फोन नंबर लेके एक दूसरे को मिस यूज करते हैं अननेसेसरी का। कोई पढ़ो तो भाई ज्वाइन करो, एक ग्रुप पढ़ाने के लिए बनाया है, तो उसके लिए थोड़ी बनाया है। और वहाँ बैठे हैं उसमें, तो हमने इसीलिए सबको हटा दिया उसमें से, ग्रुप बंद कर दिया। अब ये जो नया ग्रुप बना है, इसमें सिर्फ वही रहेंगे जो क्लास करेंगे, जो नहीं करेगा उसको भी हम इसमें से भी हटा देंगे। तो पढ़ना ही नहीं है तो ग्रुप में रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पढ़ो रहो, नहीं पढ़ो मत रहो। सर मुझे भी हटा दिया गया है। तो अपना अपना जिसका रह गया हो हमको मैसेज करना, उसको हम ऐड कर देंगे ग्रुप में। देखो जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में मान लो दो चीजें हैं, ए प्लस बी मिलके मान लो सी बना है, ठीक। अब ये मान लो क्या है, लेस क्वांटिटी में, और ये मान लो एक्सेस है, ज्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी है। तो जो चीज कम क्वांटिटी में होती है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है वो चीज जो रिएक्शन में कम होती है और खर्च हो जाती है पूरी तरीके से। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है? द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है। क्यों कंज्यूम हो जाती है? बिकॉज इट इज इन लेस क्वांटिटी। इसमें होता है, ये कम होता है, कम मात्रा में। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद क्या होता है? रिएक्शन रुक जाती है। आफ्टर दिस रिएक्शन स्टॉप्स। तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। कोई ऐसा बहुत वैसी चीज नहीं है कि जो तुमको कुछ दिमाग लगाए, तुम नहीं भी इसको दिमाग लगाओगे तो भी हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़े जा रहा है। देखो कह रहे हैं 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एंड जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए सारे सॉल्व करो, वो बहुत आते हैं एग्जाम में। 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड, ये भी एनसीईआरटी का। वैसे तो मैंने कहा था मैं सब खुद ही कराऊंगा जितने दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई रह जाए तो आप भी करो। टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म कितनी बनी ये निकालो, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। देखो
कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड इन किलोग्राम में निकालना है। देखो ध्यान से समझो, बड़ा सिंपल, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं, N2 + 3H2 गिव्स टू अमोनिया, हैबर प्रोसेस है, बैलेंस कर लिया। क्या कह रहे हैं, 50 किलो ये लिए, 50 kg, 10 kg हमने ये लिया है, तो बता रहे, बताओ कितने किलोग्राम ये बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो पहले इनको मोल में बदलो, पहले इनको कायम बदलो, मोल में बदलो, ठीक। तो बदल लो भाई, इसके मोल क्या होगा, देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन वेट काय में रखते हैं, ग्राम में रखते हैं सर, तो इसको ग्राम में बदलो पहले, है ना, इतने ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, नाइट्रोजन का 28, इसका मोल निकालो, इसका वेट ग्राम में 1000 से गुणा कर दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2। आज मॉलिक्यूलर वेट में आगे जो नंबर लिखा था उससे मतलब नहीं होता, ये तो इनके मोल आ। सॉल्व कर लो, पहले करना पड़ेगा यहीं पे। 1.78 6 × 10⁻³ मोल ये आ गया, और ये आ जाएगा 5 × 10⁻³। अब देखो ज्यादा कौन है, तुम खुद देखो, ये 1 है, ये 5, और यहां से मत देख लेना ज्यादा और कम लिमिटिंग रिएजेंट। देखो आप दोबारा लिखते नीचे, तब तुम्हें समझ में आएगा, ज्यादा खिचड़ी लगेगा वरना। क्या कह रहे हैं, देखो ये 1.786 × 10⁻³ मोल है, ये 5 × 10⁻³ मोल है। तो पहले तुम निकाल लो ये कितना किलोग्राम बनेगा, इसका वेट निकालना है। चलो वो तो निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन को ध्यान से देखोगे अपने आप समझ जाओगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट। जब ये 1 खर्च होता है तो ये 3 खर्च होते हैं, ठीक है। तो यानी जब ये इतना खर्च होगा, देखो 10⁻³ तो कॉमन है, उसे तुम भूल जाओ। जब ये इतना खर्च होता है, एक तो ये 3 खर्च होते हैं, तो आफ्टर, देखो ध्यान से देखना, आफ्टर रिएक्शन जब ये 1 खर्च होगा तो ये 3 खर्च होगा, तो जब ये 1.786 खर्च होगा, मान लो पूरा खर्च करा दो, 1.78 जितना था इसको पूरा खर्च करा दो, इसको 0 कर दो, तो कितना हो गया, 0, पूरा खर्च हो गया। जब ये 1 खर्च होता है तो ये 3 खर्च होता है, ध्यान से देखना। तो ये 1.78 खर्च होगा, तो ये कितना खर्च होगा, इसका 3 गुना ही तो खर्च होगा भाई, 1 से 3 तो इतने से 3 गुना, तो 3 × 1.786 × 10⁻³ खर्च होगा। तो बचेगा कितना, 5.5 × 10⁻³ में से इसे माइनस कर दो। 1 खर्च होता है, 3 खर्च होते हैं, तो जब ये खर्च होगा तो ये 3 गुना खर्च होगा। था कितना, ये 5, इसको खर्च करा दो, तो बचा कितना, इतना, तो ये कितना हुआ, 5 × 10⁻³ माइनस, देखो अब यही गड़बड़ है, आया समझ में। देखो यहाँ ये देखो, ये कितना है, देखो ज्यादा हो गया 3 गुना, यही समझना होता है। देखने में तुम्हें क्या लग रहा है, देखो ये कम लग रहा है और ये ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये 1.78 और ये 5। तो अगर इसको हम कम मान ले तो इसको पूरा खर्च कराओ, तो ये ज्यादा खर्च हो रहा है सर, 5 से 5.3 कैसे खर्च हो सकता है, इसलिए गलत है, यही समझना है। तो इसका मतलब ज्यादा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है। फिर से देखो, यही समझाना लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब। यहाँ देखो, इसका मतलब भाई कम में से ज्यादा थोड़े ना खर्च हो सकता है, तो तुम ऐसा करो, देखो ध्यान से, ये कम है, जब अब उल्टा करेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात को, जब ये 3 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है, तो जब ये पूरा खर्च कर दो, मान लो इसको ही खर्च कर दो पूरा, कि चलो ये कम है, इसको पूरा खर्च कर दो, तो फिर ये कितना खर्च होगा, जब ये 3 होता है तो ये 1 खर्च होता है, तो जब ये इतना खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा, 5 × 10⁻³/3,
1/3 खर्च हो रही है ना नाइट्रोजन, इतनी। जरा देखो ये कितना हुआ, 1.786, ये 3 और 2 बचेगा इतना, यही तो। हाँ देखो ये कम है, इसका मतलब दैट इज हाइड्रोजन यहाँ क्या है, कम है। इसलिए जो चीज कम होती है, जो पूरी खर्च हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इतना समझे या नहीं समझे? तो कितना बचा इसमें से माइनस कर लो यार, ठीक है। तो कितना आ गया, इतना मोल नाइट्रोजन बचेगी। मान लो यही पूछ लेता, बताओ कितनी बचेगी, तो ठीक है इतनी मोल बची। खैर हमसे पूछ ही नहीं रहा, हमसे तो पूछ रहा है अमोनिया कितनी बनेगी। अब आप समझो यहाँ पे अमोनिया कितनी बन रही है वो और देख लो, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन तो जरूर समझो, इस टाइप के क्वेश्चन ही आगे बहुत आएंगे। जब ये 1 खर्च होता है, ये 3 खर्च होते हैं, तो ये 2 बनता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब हाइड्रोजन 3 खर्च होता है सर, तब ये 2 बनता है, या ये कह लो 1 खर्च होता है तो ये 2 बनता है। जिससे तुम्हारा मन हो उससे कर लो सॉल्व। चलो मैं N2 सही कर ले, आसान है ना, 1 और 2 की कैलकुलेशन आसान है। आप किसी से कर सकते हैं, नाइट्रोजन अमोनिया से भी, हाइड्रोजन अमोनिया से, सेम आंसर आए। देखो जब नाइट्रोजन 1 खर्च होती है तो ये इतना बनता है। खर्च कितनी हो रही है नाइट्रोजन, इतनी खर्च कराई है ना, इसलिए जब 1.666 खर्च होगी तो ये कितना बनेगा, 2 गुना बनेगा। इतना अमोनिया फॉर्म होगी, तुम उससे निकालोगे तो भी इतना ही आएगा हाइड्रोजन से। तो इतने मोल अमोनिया बनी, बस। अब मोल को कायम बदलना है सर, वेट में बदलना है। तो वेट में बदलने के लिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 17 है ना, ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम में लिखते हैं, तो ये 17, यानी अब सब आंसर काय में आ जाएगा, ग्राम में। इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाए, और ग्राम है तो फिर इसको कायम बदल लो, किलोग्राम में। आंसर निकालने के लिए 1000 से और डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में आंसर हो जाए। सॉल्व कर लो, जितना आ जाए उतना है। सर वहाँ पे 3 होगा, 14 है 14 + 3 होगा सर 7। हाँ हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाए। कुछ समझे नहीं समझे, ये आगे भी बहुत काम आएगा। ये करीब 56.64 किलोग्राम। चलो तो आज के लिए इतना रखो। हमने ग्रुप में जो बुकलेट शेयर करी है उसके क्वेश्चन सब सॉल्व करने तुम्हें। अब इसमें जो वो वाले क्वेश्चन है ना, क्या नाम है, दूसरे जो दिए हो, एक क्वेश्चन उसको तुम कर। अभी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो भी इसमें होते हैं, तो उनकी भी बात कर लेंगे एक बार में। थोड़े थोड़े 2-4 तो कर ही लें, वरना फिर आगे दिक्कत आएगी, या देखेंगे। अब इसके बाद देखो दूसरा चैप्टर हमें शुरू करना है, ठीक है। कौन सा शुरू करें अब भाई, क्या लगता है तुम लोगों को? इलेक्ट्रो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड बहुत होते हैं, है ना। सर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है पहले इलेक्ट्रो में लेकिन पीएच वीएच की जरूरत पड़ेगी, उसमें पीएच वाले क्वेश्चंस भी होते हैं इलेक्ट्रो में। तो पीएच के लिए आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाना पड़ेगा, और आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा आगे कोई चैप्टर नहीं हो पाएगा फिजिकल का, क्योंकि इक्विलिब्रियम सब जगह लगेगा रिएक्शंस में, बहुत जगह। तो इसलिए पहले हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा एक चीज, और ऑर्गेनिक पढ़ना है तो सब जगह जीओसी पढ़नी पड़ेगी। आ रही मेरी बात समझ में? ऑर्गेनिक के लिए हमें जीओसी पढ़नी पड़ेगी, और बाकी चीजों के लिए इक्विलिब्रियम पहले पढ़ लेंगे तो हमको इजी रहेगा। इक्विलिब्रियम है, सोल्यूशन है,
काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो छोटे छोटे चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है जैसे। देखते हैं, या तो जीओसी पढ़ाएंगे सोच रहे हैं, जीओसी या तो शुरू करते हैं, या थर्मो शुरू करेंगे, और या शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। इनमें से कोई शुरू करते हैं, थर्मो ही पढ़ा दिए। है ना, क्योंकि जीओसी के बिना ऑर्गेनिक नहीं होगी। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। यस सर। पढ़ना तो खैर सभी है। चलो फिलहाल इसके क्वेश्चंस करो, अभी तो 1-2 दिन यही चलाएंगे अभी, और उसके बाद या तो मैं जीओसी शुरू करूंगा या इन 3 में से कोई शुरू करूंगा। ठीक है, जब ये सब हो जाएंगे तब तुम्हारे जो बच्चे इसमें 12th वाले हैं ना, उनके सिलेबस के चैप्टर 12th वाले इनके बाद से शुरू होंगे, क्योंकि वो 12th तभी समझ में आएंगे जब तुम्हारे 11th वाले कुछ चैप्टर क्लियर होंगे, और तभी तुम्हारे देखो जब ये क्लियर होंगे तभी तुम्हारे जेई वगैरह के क्वेश्चंस भी सभी अच्छे से होते हैं। तो इतना करके रखो। कल क्लास अब नहीं होगी तुम्हारे, इस वीक के मैंने 3 से पढ़ा दिए, 4 ही हो गई बल्कि। अब क्लास तुम्हारी होगी मंडे को, ठीक है। तो इतना करके रखो, ये जितने भी हम बता रहे हैं मंडे को मिलते हैं। अब तब तक जो बुकलेट दी है उसके क्वेश्चन लगाओ, मंडे तक आपके पास काफी टाइम है। स्पेशली आप वो क्वेश्चन लगाने जो आए हुए हैं, सोल्यूशन वाले जहां आ जाए, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले वो छोड़ देना, अब हम वही पढ़ाएंगे इसके बाद। अभी ये नहीं शुरू करेंगे, अभी तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे इसमें। तो अगले टर्न पे सोल्यूशन वाली चीजें और ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन चलेंगे। तो आप तब तक जो इतना पढ़ा चुके हैं इतने वाले क्वेश्चन बुकलेट से करो, हम और भेज देंगे आपको एक। किसी के पास वो हो, क्या नाम है, अरे वो एक बुक आती ना मुखर्जी वाली, सिंह मुखर्जी की, वो वाली हो, उससे लगा लो, बहुत अच्छी बुक है। नहीं तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलो आज के लिए इतना रखो, मंडे मिलेंगे अब।